हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे देखना ना भूलें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज हम देखने वाले हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन एनर्जी मीटर। तो एनर्जी मीटर का डिटेल डिस्कशन किया था हमने पिछले वीडियो में, क्या होता है एनर्जी मीटर, सारे चीज एरर्स, उसके बारे में सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो उनमें उस टॉपिक पे जो जो आपके एसएससी जेईई में क्वेश्चंस आए थे उसको आज हम प्रैक्टिस करेंगे। राइट, तो आपको आइडिया भी हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, और आप ये भी देखोगे कि जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, उससे आपके क्वेश्चंस कितने आसानी से बनते हैं और बहुत आप एक भी सोचने का आपको मौका नहीं मिलेगा। राइट, तुरंत आप आंसर को शूट करोगे। तो चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये तीन प्रकार से, एक ही क्वेश्चन तीन अलग अलग वे में आपसे पूछा गया है एसएससी जेईई में। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा एसएससी जेईई का, तो आप देखोगे कि ये सेम क्वेश्चन आपसे तीन बार पूछा गया। तो आपको एकदम इजीली पता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है। ये क्लियरली एनर्जी मीटर है। तो हमको पता है अच्छे से क्वेश्चन नंबर 1 में कि एनर्जी मीटर जो होता है इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है। इंटीग्रेटिंग मतलब कि जो आपने अभी जो आपकी रीडिंग आई उसको वो एग्जिस्टिंग रीडिंग के साथ ऐड कर देता है। ठीक है, एग्जिस्टिंग रीडिंग के साथ ऐड करते आता है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। और अगर ये एम मीटर, वोल्ट मीटर, इन लोग और वॉट मीटर के ऊपर बात करना हो तो एम मीटर, वोल्ट मीटर और वॉट मीटर, इन तीनों के ऊपर बात करना हो तो ये कैसे इंस्ट्रूमेंट है? इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो देखो एम मीटर, वोल्ट मीटर, वॉट मीटर में आपका एक पॉइंटर होता है, एक स्केल होता है, तो वो आपका रीडिंग्स को सिर्फ इंडिकेट करता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू को। राइट, जो अभी आप मेजर किए रीडिंग, आप जो इनपुट क्वांटिटी दोगे उसको मेजर करके वो इंस्टेंटेनियसली आपको इंडिकेट कर देगा कि भाई ये वैल्यू है। पर एनर्जी मीटर जो है, जो पास्ट से आप एनर्जी मेजर करते हुए आ रहे हो, वो सब को एड अप करते जाएगा। ठीक है, और अभी भी जो रीडिंग आएगा आपका प्रेजेंट रीडिंग, वो उन सारे रीडिंग के साथ ऐड कर देगा। तो इसलिए आप 1 महीना, 7 दिन ये सब का एनर्जी एक साथ निकाल पाते हो, क्योंकि ये एनर्जी मीटर इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। इसमें पॉइंटर और स्केल के बजाय एक डिस्क और रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म होता है, जो हम बहुत अच्छे से पिछले क्लास में देख चुके हैं। राइट, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नाउ सेकेंड क्वेश्चन देखो। इन एन इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर एवरीथिंग एल्स रिमेनिंग द सेम। इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर के बारे में ही हमने बात किया था। राइट, मैंने आपको बोला था कि जो अभी हम एनर्जी मीटर डिस्कस कर रहे हैं वो 10 to 15 ईयर्स पहले आपका यूज होता था। अभी जो हम एनर्जी मीटर अपने घरों में यूज करते हैं वो आपका इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर होता है। राइट, पहले आपका क्या होता था कि डिस्क होता था। तो वही एनर्जी मीटर जो इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर है, जो किस पे काम करता है? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के प्रिंसिपल पे काम करता है। उस एनर्जी के मीटर के बारे में हमने डिस्कशन किया था। तो उसमें यह बोला जा रहा है कि एवरीथिंग एल्स रिमेनिंग द सेम if the radial distance of the brake magnet poles from the spindle is decreased by 10%, the rotational speed of the disc will approximately। ये भी आपका एसएससी जेईई में क्वेश्चन आया हुआ है डायरेक्टली, एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने कॉपी किया है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये बोला जा रहा है कि आपको पता है ना कि 4 टाइप के मैकेनिज्म होते हैं एनर्जी मीटर में। राइट, ड्राइविंग मैकेनिज्म, ब्रेकिंग मैकेनिज्म, रोटेटिंग मैकेनिज्म और आपका रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म। तो ब्रेकिंग मैकेनिज्म में आपने देखा था, सेकेंड क्वेश्चन लिखता हूं मैं। ब्रेकिंग मैकेनिज्म में आपने देखा था कि ये आपका क्या हो गया? ब्रेकिंग मैग्नेट हो गया, जो कि परमानेंट मैग्नेट था, और इसमें आपका डिस्क कुछ इस तरीके से रोटेट कर रहा था, ये डिस्क, और ये आपका सपोज करो स्पिंडल हो गया। ठीक है, ये मैंने रफली स्पिंडल बना दिया है ऐसा। राइट, तो इस टाइप का आपको स्ट्रक्चर पता था कि एल्यूमिनियम डिस्क रोटेट कर रहा है, और ब्रेकिंग हम प्रोवाइड कर रहे हैं ब्रेकिंग मैग्नेट से, जो परमानेंट मैग्नेट का बना हुआ है। और मैंने आपको यह बताया था डायग्राम में कि ये जो डिस्टेंस है इतना स्पिंडल से आपका ब्रेकिंग मैग्नेट का, वो डिस्टेंस डी है। अब ब्रेकिंग मैग्नेट में मैंने क्या कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर आपका ब्रेकिंग टॉर्क जो है वो किसके इक्वल होगा? आपको पता है टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स
इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आपका ये जो ब्रेकिंग टॉर्क आ रहा था वो किस दो चीज के कारण आ रहा था, यहां पे आपका फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा था फाई एम, राइट, ये फाई एम प्रोड्यूस हो रहा था, इस फाई एम के कारण ईएम इंड्यूस हो रहा था यहां पे, ठीक है, ईएम इंड्यूस हुआ, क्या था ईएम, ईएमएफ इंड्यूस हुआ आपका एल्यूमिनियम डिस्क में, और ईएमएफ के कारण यहां पे एडी करंट फ्लो होने लग गया था। इसको फाई बी करता हूं मैं, आई बी फाई बी, तो ये आपका हो रहा था। तो इसके कारण आईबी और फाई बी के कारण आपका फोर्स डेवलप हो रहा था, क्योंकि आईबी जो था वो अपना फ्लक्स प्रोड्यूस करके फाई बी को अपोज कर रहा था लेंस लॉ के हिसाब से। तो यहां पे क्या हो जा रहा था अपना, आईबी फाई बी साइन अल्फा, ये हो गया हमारा फोर्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, रेडियल डिस्टेंस कितना होगा, ये हो गया आपका डी, राइट, ये आपका आ रहा था टॉर्क। और हमने क्या बोला कि आपका जो अब एडी करंट डेवलप हुआ है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा ईएमएफ इंड्यूस के ऊपर, और ईएमएफ इंड्यूस जो हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा अगेन फ्लक्स के ऊपर और रिवॉल्यूशन के ऊपर, ठीक है, रिवॉल्यूशन के ऊपर। तो अगर मैं आईबी को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ब्रेकिंग टॉर्क जो आपका आ रहा है वो आ रहा है 5b² एन साइन अल्फा डी। ये अब हमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि इफ एवरीथिंग, देखो एवरीथिंग एल्स रिमेनिंग द सेम, सब कुछ सेम रहे, मतलब कि ये टॉर्क कांस्टेंट है, फ्लक्स कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट है, और बस एन और डी ये वेरी कर रहे हैं, तो हम किस कंक्लूजन में पहुंचे थे, ये डेरिवेशन मैंने आपको करके दिखाया था कि एन आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी हो गया था, एन आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी हो गया था, ठीक है, क्योंकि कहां से आया ये, इसका मतलब हो रहा था कि आपका एन डी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट के इक्वल आ रहा था। तो मैंने उस कंक्लूजन में पहुंचा कि एन डी अगर कांस्टेंट के इक्वल है तो एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, मतलब कि अगर आप स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन को या नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन को बढ़ाना चाहते हो तो आपको डिस्टेंस को कम करना पड़ेगा। अब देखो कई बार ऐसा, मैंने आपको ये भी बोला था कि कई बार एरर आता है, कि एरर आता है आपका डिस्क अगर तेज तेज रिवॉल्व करने लग जाए, तेज तेज रिवॉल्व करने से क्या होगा, आपका एनर्जी ज्यादा रिकॉर्ड होगा, आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो उस केस में क्या करते हैं, जब आप अपने इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हो तो वो क्या करता है, इस डिस्टेंस को मैनिपुलेट कर देता है स्पिंडल और इसके। सपोज आपका एनर्जी मीटर का स्पीड हाई था तो ये क्या करेगा पता है, ये करेगा आपका इस डिस्टेंस को बढ़ा देगा, डिस्टेंस को बढ़ाने से आपका स्पीड कम हो जाएगा। वैसे ही अगर मान लो स्पीड आपका स्लो था तो आपका डिस्टेंस को कम कर देगा, स्पीड बढ़ जाएगा। तो इस इनवर्स रिलेशनशिप के कारण हम लोग स्पीड को मैनिपुलेट कर पाते हैं इस डिस्टेंस को चेंज करके। तो ये कंक्लूजन आपको याद आ गया होगा। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ द रेडियल डिस्टेंस ऑफ द ब्रेक मैग्नेट पोल्स फ्रॉम द स्पिंडल इज डिक्रीज बाय 10%, इसको 10% से अगर डिक्रीज कर दिया जाए तब रोटेशनल स्पीड ऑफ द डिस्क विल अप्रोक्सीमेटली इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, पहले तो मुझे ये बताओ। चार ऑप्शन में इंक्रीज, डिक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज, क्या बोला गया है, रोटेशनल स्पीड फ्रॉम द स्पिंडल इज डिक्रीज्ड। ये देखो आपका ये चीज है डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को अगर मैं डिक्रीज कर रहा हूं, आपको दिख रहा है यहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो डिस्टेंस को अगर मैं डिक्रीज किया हूं, डिस्टेंस को अगर मैं डिक्रीज किया हूं तो डेफिनेटली आपका स्पीड क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए ना, इंक्रीज होना चाहिए। तो बिना सॉल्व किए क्वेश्चन को मैं यहां पर इस ऑप्शन बी और ऑप्शन सी को एलिमिनेट कर सकता हूं, है ना, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी को एलिमिनेट कर दिया। अब या तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा या तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, दोनों में से कौन सा करेक्ट है हमको पता करना है, पर सी और बी तो डेफिनेटली गलत है क्योंकि हमारा डिस्टेंस कम होने से स्पीड बढ़ना था, राइट। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं मैथमेटिकली कि कैसे हमारा एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, इसको लिखता हूं फिर से। तो ये हो गया n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d। तो अगर आपका पहला जो ओरिजिनल डिस्टेंस था वो n1 ले लो, n1, और आपका जो न्यू डिस्टेंस है वो आपका n2 हो गया, ठीक है। पहले आपका ओरिजिनल डिस्टेंस n1 था, ओरिजिनल स्पीड आपका n1 था, अब आपका जो स्पीड होगा वो n2 हो गया। तो ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा d1/d2।
क्यों ऐसा? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भाई, तो पहले आपका जो स्पीड होगा वो आपका d1 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और अभी जो आपका स्पीड है वो आपके d2 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि d2 जो है, अभी जो आपका डिस्टेंस है वो 10% से डिक्रीज कर दिया गया है। तो मतलब कि ये क्या हुआ कि d2 जो है वो आपका 10% से डिक्रीज, मतलब कि क्या 0.9 ऑफ d1 हो गया, 10% से डिक्रीज हुआ। देखो d1 जो पहले था अब उसको 0.9 टाइम्स कर दिया गया, मतलब कि 10% से आपका डिस्टेंस डिक्रीज हो गया। तो यहां पे अगर मैं पुट करूं वैल्यू को, तो n2 n1 इज इक्वल टू d1 बाई d2, दैट इज d1 अपॉन 0.9 d1, d2 को पुट किया तो ये किसके इक्वल आ गया, d1 और d1 कैंसिल, और ये हो गया 1.11। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो n2 इज इक्वल टू 1.11 ऑफ n1 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज, देखो यहां से मैं डायरेक्टली देख के बोल सकता हूं कि n2 जो हो रहा है वो 11% टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज बाय 11% से इंक्रीज हो रहा है। डायरेक्टली देख के मैं बोल सकता हूं कि इंक्रीज हो रहा है 11% से, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, ऑप्शन एक गलत, राइट। तो यहां पे n2 क्या हुआ, 1.11 टाइम्स ऑफ n1 हो गया, तो इंक्रीज बाय 11%। अगर आपको ये चीज समझ नहीं आ रही है तो आप क्या करोगे, परसेंटेज इंक्रीज हम कैसे निकालते हैं, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। तो आप देखो पहले की इनिशियल वैल्यू क्या हो गया आपका, n1 हो गया, तो n2 माइनस n1 अपॉन n1 इंटू 100 करूंगा अगर मैं, तो किसके इक्वल आएगा, 1.11 n1 माइनस n1 अपॉन n1 इंटू 100। तो n1 ये सब तीनों कैंसिल आउट हो गया, 1.11 माइनस 1 इंटू 100 करोगे तो 11% इंक्रीज आपको दिख जाएगा, ये राइट। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो कि फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, ये आपको क्या देता है, परसेंटेज इंक्रीज देता है, परसेंटेज चेंज इंक्रीज हो या डिक्रीज ये आपको बता देगा, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू, राइट। तो आपको ये रिलेशनशिप याद रखना था और ये आपका एसएससी जेईई का क्वेश्चन आराम से बन जाता, ठीक है। ये तो आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो ये आपको कॉन्सेप्ट मैंने आपको अच्छे से बताया था ब्रेकिंग मैकेनिज्म में, ब्रेकिंग मैकेनिज्म जब हम पढ़ रहे थे तो ये आप क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका एसएससी जेईई में नहीं आया था, पर ये आपके दूसरे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया है क्वेश्चन ये, और लेटेस्ट में ही पूछा गया है दूसरे एग्जाम्स में, और ये आप एसएससी जेईई में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो देखो, इफ एन एनर्जी मीटर डिस्क मेक्स 10 रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन कितना हो रहा है, 10 रिवॉल्यूशन हो रहा है, रिवॉल्यूशन इन 100 सेकेंड, इन 100 सेकेंड्स, 100 सेकेंड में 10 रिवॉल्यूशन ले रहा है, ठीक है। नाउ व्हेन अ लोड ऑफ 450 वॉट इज कनेक्टेड टू इट, लोड कितना है, 450 वॉट का है, तो पावर में लिख देता हूं यहां पे 450 वॉट, राइट। वॉट मतलब कि क्या, पावर होता है ना। अब हमसे पूछा जा रहा है मीटर कांस्टेंट, मीटर कांस्टेंट तो आपको अच्छे से याद होगा, क्या बोला था मैंने, स्पीड या फिर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन लिख देता हूं, स्पीड या नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन दोनों एक ही चीज है, आपका किसके ऊपर डिपेंडेंट है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी कंज्यूम्ड, ये चीज मैंने आपको लिखवाया था, है ना। जितना आप एनर्जी कंज्यूम करोगे उतना आपका डिस्क रोटेट करेगा। तो अगर मैं इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिखूं तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू के इंटू एनर्जी कंज्यूम्ड, राइट। तो यहां से मेरे को के क्या मिला था, ये आपका मीटर कांस्टेंट था, जिसकी यूनिट क्या है, रिवॉल्यूशन पर किलोवाट आवर, राइट। अब ये जो यूनिट है ना, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूनिट का आपको हमेशा याद रखना है, कभी भी यूनिट को आप नजरअंदाज नहीं करेंगे। अगर आप फॉर्मूला भूल भी जाते हो ना
तो आप यूनिट की हेल्प से आराम से इस चीज को सॉल्व कर सकते हो। तो इसलिए यूनिट को आप अच्छे से याद रखोगे, रिवॉल्यूशन पर किलोवाट आवर। तो अब देखो के की वैल्यू क्या आ रही है, के की वैल्यू आ रही है मेरी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन अपॉन एनर्जी कंज्यूम्ड। है कि नहीं? तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना हो रहा है, 10 रिवॉल्यूशन दिख रहा है मुझे। एनर्जी मतलब कि क्या होता है, पावर इनटू टाइम। एनर्जी आपका होता है पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम। तो पावर कितना है 450 वॉट और टाइम कितना है 100 सेकेंड्स। अब मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोला था स्टार्टिंग ऑफ एनर्जी मीटर में, कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के हिसाब से एक यूनिट मतलब कि क्या होता है 1 किलोवाट आवर के इक्वल होता है। तो हम जनरली कभी भी एनर्जी को मेजर करेंगे तो एक यूनिट की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे 1 किलोवाट आवर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वॉट को और सेकंड को किलोवाट आवर में चेंज करना होगा। और आप देख सकते हो यहां पे भी आपका किलोवाट आवर में ही है। तो अब देखो ये क्या है 450 वॉट है, 450 वॉट है मतलब कि क्या है, इसको डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा। 100 है, सेकेंड्स में है, सेकेंड्स को आप अगर आवर्स में कन्वर्ट करते हो तो 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। तो यहां पे क्या हो जाएगा डिवाइड बाय 3600 करूंगा तो ये किसके इक्वल होगा, अगर इस पूरा चीज को सॉल्व करोगे आप तो 800 रिवॉल्यूशन पर किलोवाट आवर आपका आ जाएगा सॉल्यूशन, जो कि होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ये तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। तो आपको ये चीज फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, मीटर कांस्टेंट का क्वेश्चन आपसे निकाला पूछा जा चुका है कई बार। अब इसी में क्वेश्चन और क्या पूछा जा सकता था कि आपका मान लो मीटर कांस्टेंट आपको गिवन होता, तो मीटर कांस्टेंट गिवन होता, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस गिवन होता, तो क्या आप एनर्जी कंज्यूम निकाल सकते थे, आराम से निकाल लेते, राइट। तो के को नीचे लेके आते, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन डिवाइड बाय के करते तो एनर्जी कंज्यूम निकल जाता। तो इसी को घुमा के भी पूछा जा सकता है, तो उसके लिए भी आप रेडी रहेंगे अगर आप इस रिलेशनशिप को अच्छे से समझ चुके हैं तो, राइट। और ये आपका यूनिट हो गया, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, यूनिट को नहीं भूलना है, राइट। ये ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। अब ना मैं एक बात आपको मैंने बोला था लास्ट में लेक्चर खत्म होने के बाद कि मैं आपका एक टॉपिक बचा हुआ है फैंटम लोडिंग। ये आपका एसएससी जेईई में 2 बार आपसे पूछा जा चुका है, तो इसके बारे में भी हमें डिस्कस करना जरूरी है। तो मैं आपको फैंटम लोडिंग अगर बताऊं कि फैंटम लोडिंग क्या होता है, तो फैंटम लोडिंग का कॉन्सेप्ट मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा, राइट। तो पहले अभी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं और जस्ट उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन करवाऊंगा। एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक क्वेश्चन आप अपने बुकलेट से एसएससी जेईई के जो आपके पास क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन बैंक होगा, उसमें से ढूंढ के दूसरा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो वो भी आपसे बन जाएगा, जो कॉन्सेप्ट अभी मैं आपको बताऊंगा, राइट। तो अभी हम बात करने वाले हैं फैंटम लोडिंग के बारे में। यहाँ पे अपना पेन, फैंटम लोडिंग। तो देखो होता क्या है, मान लो नॉर्मल लोडिंग, यहां पे मैं लिख देता हूं टेस्टिंग ऑफ, पहले टेस्टिंग ऑफ एनर्जी मीटर एंड वॉट मीटर। टेस्टिंग करनी है अगर मेरे को मान लो, राइट। तो टेस्टिंग मतलब कि आपका एनर्जी मीटर या वॉट मीटर कैसे तरीके से काम कर रहा है वो अगर आपको टेस्ट करना पड़ेगा, उसका कैलिब्रेशन चेक करना पड़ेगा। तो हर इंस्ट्रूमेंट का आप पहले टेस्टिंग करके देखते हो, ठीक है। तो यहां पे मैं देख रहा हूं टेस्टिंग जब कर रहे हैं हम एनर्जी मीटर का चाहे वॉट मीटर का, तो 2 सिनेरियो हमारे पास आते हैं। 2 सिनेरियो क्या क्या कि एक सिनेरियो हो गया हमारा नॉर्मल लोडिंग, कि हम नॉर्मल लोडिंग के थ्रू चेक करें, ये हमारा हो गया नॉर्मल लोडिंग। अब सेकेंड में लिख रहा हूं मैं फैंटम लोडिंग। फैंटम लोडिंग, तो ये हमारा 2 टाइप का लोडिंग हो गया, ठीक है। तो ये 2 टाइप का लोडिंग होता है। अब दोनों को एक एक तरीके समझते हैं कि दोनों में
कंपैरिजन करते हैं और क्या डिफरेंस आता है वो देखते हैं, राइट। तो देखो आपका सपोज करो यहां पे मैंने क्या किया, ये आपका प्रेशर कॉइल लेता हूं मैं, प्रेशर कॉइल पीसी, और इसको मैं सप्लाई के दे रहा हूं 230 वोल्ट का, 230 वोल्ट का सप्लाई दे दिया मैंने पीसी को। यहां पे आपका करंट कॉइल आ गया, ठीक है, रफ स्केच बना रहा हूं मैं आपका करंट कॉइल, और इसको मैं कनेक्ट कर दिया हूं करंट कॉइल, क्योंकि आपके लोड के सीरीज में कनेक्टेड होता है, आपको याद हो, चाहे वो एनर्जी मीटर हो चाहे वॉट मीटर हो, सीरीज में कनेक्ट होता है। और मैं यहां पे लोड यूज कर रहा हूं एक मोटर, ठीक है, एक मोटर यूज कर रहा हूं। अब मोटर कितने का है, 4.6 किलोवाट का है आपका मोटर, ठीक है। मोटर का पावर कितना है, 4.6 किलोवाट, और उसका पावर फैक्टर भी लिख देता हूं यूनिटी पावर फैक्टर में अगर वो काम कर रहा है, ठीक है। तो 230 वोल्ट देकर मैंने प्रेशर कॉइल को क्या किया, एनर्जाइज किया। ये आपका नॉर्मल सप्लाई वोल्टेज जो होता है प्रेशर कॉइल, क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट होता है सप्लाई के, तो उसको हमने सप्लाई कितना दिया 230 वोल्ट से, राइट। लोड आपका करंट कॉइल के सीरीज में कनेक्ट होता है, तो 4.6 किलोवाट, पावर फैक्टर क्या है 1 यूनिटी है। तो अब देखो अगर मुझे पता लगाना हो कि यहां पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, यहां पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो मैं आई कैसे निकालूंगा भाई, आई हम सिंपल से निकाल सकते हैं कि 4.6 किलोवाट है, मतलब कि क्या 4600 डिवाइडेड बाय 230 वोल्ट इनटू पावर फैक्टर दैट इज 1, ये कर सकते हैं ना, P अपॉन V इंटू कॉस फाइव, ये करोगे तो आपको आई मिल जाएगा। तो आपका इसको सॉल्व करते हो तो आपका ये 1 सा 20 सा, तो ये 20 एम्पियर आपका करंट यहाँ पे फ्लो होता हुआ मुझे दिख रहा है, ये 20 एम्पियर, राइट। तो आपको मैंने एक रफ स्केच बता रहा हूं मैं कि एनर्जी मीटर या वॉट मीटर को टेस्ट करने के लिए हमने क्या किया, प्रेशर कॉइल को नॉर्मल सप्लाई वोल्टेज से एनर्जाइज किया 230 वोल्ट से, करंट कॉइल के सीरीज में एक लोड कनेक्ट किया, लोड क्या है, मोटर है, मोटर कितना रेटिंग का है, 4.6 किलोवाट का है, पावर फैक्टर उसका यूनिटी है, और तो अगर मैं पावर फैक्टर यूनिटी और पावर इतना है तो उसका करंट कितना फ्लो हो रहा होगा उसमें 20 एम्पियर, है ना, 20 एम्पियर फ्लो हो गया। अब हम तो क्या कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, तो टेस्टिंग का कुछ ड्यूरेशन होगा, तो टेस्टिंग ड्यूरेशन यहां पे लिखता हूं मैं, टेस्टिंग ड्यूरेशन यहां पे लिखता हूं, ठीक है। दोनों केसेस में चाहे वो नॉर्मल लोडिंग हो चाहे फैंटम लोडिंग हो, टेस्टिंग ड्यूरेशन में यहां पे लिखा, टेस्टिंग ड्यूरेशन इज इक्वल टू, सिंप्लिसिटी के लिए हम 10 आवर्स ले लेते हैं, ठीक है, 10 आवर्स, 10 घंटे तक हम लोग दोनों तरीके से टेस्ट करके देख रहे हैं, एक नॉर्मल लोडिंग से टेस्ट करके देख रहे हैं, एक फैंटम लोडिंग से टेस्ट करके देख रहे हैं 10-10 घंटे। तो टेस्टिंग ड्यूरेशन ये है। और एक और चीज मेंशन कर देता हूं कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ये बोल दी है कि अगर आप 1 यूनिट कंज्यूम करते हो एनर्जी का, मतलब कि क्या 1 किलोवाट आवर अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो आपको कितना रुपए देना पड़ेगा, 10 रुपए देना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 यूनिट एनर्जी कंज्यूम करने का आपको 10 रुपए चार्ज किया जाएगा, ये बोला जा रहा है हमसे, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बोल दी है। टेस्टिंग ड्यूरेशन आपका 10 घंटे। अब देखो करंट इतना हुआ, वोल्टेज पता है, पावर फैक्टर पता है, राइट, हर एक चीज हमको यहाँ पे पता चल गया। अब अगर मुझे यहाँ पे इन केस ऑफ नॉर्मल लोडिंग कितना आपका पावर है, 4.6 किलोवाट, कितने घंटे तक टेस्टिंग हो रहा है, मतलब कितने घंटों तक ये मोटर कनेक्टेड होगा, 10 घंटों तक, है ना। तो यहां पे एनर्जी कंज्यूम कितना हो गया, एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू 4.6 किलोवाट इंटू 10 दैट इज 46 किलोवाट आवर, ठीक है। 46 किलोवाट आवर की एनर्जी कंज्यूम की गई है मोटर के द्वारा 10 घंटों तक टेस्टिंग में, ठीक है। तो कितना यूनिट कंज्यूम हुआ, 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर, 46 किलोवाट आवर मतलब क्या, 46 यूनिट, ठीक है। 46 यूनिट आपका एनर्जी कंज्यूम हो गया इन केस ऑफ नॉर्मल लोडिंग। अब इन केस ऑफ नॉर्मल लोडिंग में आपको पैसा कितना देना पड़ेगा, पैसा की बात की जाए तो 46 यूनिट आपने कंज्यूम किया और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में हमने बोल दिया था गया था कि 1 यूनिट में आपको 10 रुपए देना पड़ेगा, तो 46 यूनिट में आपको कितना रुपीस देना पड़ेगा, 460 रुपीज, है ना। 460 रुपए का आपका टेस्टिंग हो गया, 460 रुपीज में आपने टेस्टिंग की है और एनर्जी कितना कंज्यूम किया है, 46 यूनिट कंज्यूम किया है। अब देखो फैंटम लोडिंग में क्या होता है,
फैंटम लोडिंग में क्या होता है कि आपका जो प्रेशर कॉइल है, ये आपका प्रेशर कॉइल लेता हूं, ये आपका सप्लाई के क्रॉस कनेक्टेड होता है, तो अभी भी इसको मैं क्या करता हूं 230 वोल्ट से ही एनर्जाइज करता हूं, राइट। तो प्रेशर कॉइल इज एनर्जाइज्ड बाय द सेम सप्लाई वोल्टेज या नॉर्मल सप्लाई वोल्टेज। जितना मैंने नॉर्मल लोडिंग में प्रेशर कॉइल को एनर्जाइज किया था जिस वोल्टेज से, उतने ही वोल्टेज से मैं प्रेशर कॉइल को अभी भी एनर्जाइज कर रहा हूं। पर करंट कॉइल देखो, ये आपका करंट कॉइल, ठीक है। करंट कॉइल में कितना करंट फ्लो हो रहा था 20 एम्पियर, ठीक है। तो यहां पे मोटर जो लोड था, लोड मोटर लेने के बजाय मैं क्या करने वाला हूं, एक वेरिएबल रेसिस्टर लेने वाला हूं। लोड में वेरिएबल रेसिस्टर, रेसिस्टेंस की वैल्यू जिसको चेंज कर सके हम, और एक स्मॉल बैटरी या ईएमएफ ले रहा हूं, एकदम स्मॉल वोल्टेज, ठीक है। तो सपोज करो आप यहां पे 10 वोल्ट, 10 वोल्ट का मैंने एक स्मॉल बैटरी या ईएमएफ ले लिया है। 10 वोल्ट सोर्स यहां पे कनेक्ट कर दिया हूं मैं, उसके सीरीज में है वेरिएबल रेसिस्टर। अब आपको क्या पता है कि रेटेड मतलब कि नॉर्मल लोडिंग में या रेटेड लोडिंग में आपको करंट कितना फ्लो होना चाहिए, करंट कॉइल में 20 एम्पियर आपका करंट फ्लो होना चाहिए। तो 20 एम्पियर अगर आपका करंट फ्लो हो रहा है, तो मैं सपोज करो आई को 20 एम्पियर फ्लो करवा दिया। कैसे करंट को फ्लो करवाया 20 एम्पियर? आई को 20 एम्पियर होने के लिए आपका अगर वी स्मॉल वोल्टेज सोर्स कितना है 10 वोल्ट का है, ये अगर आपका 10 वोल्ट का है, तो वेरिएबल रेसिस्टर को मैं चेंज करके, रेसिस्टेंस को चेंज करके अगर मैं यहां पे E बाय आई कर दूं तो कितना आ गया आपका 0.5 ओम आ गया। तो अगर मैं यहां पे 0.5 ओम का एक रेसिस्टेंस कनेक्ट कर दूं, 0.5 ओम का रेसिस्टेंस कनेक्ट कर दूं, तो मेरा जितना करंट नॉर्मल लोडिंग में फ्लो हुआ था करंट कॉइल में, उतना ही करंट कॉइल में फैंटम लोडिंग में फ्लो होने लग जाएगा। मतलब कि दोनों केसेस में रेटेड करंट फ्लो होने लग जाएगा। पर फर्क क्या होगा? फर्क होगा कि यहां पे मोटर था जो 4.6 किलोवाट का था, पर यहां पे आपका फैंटम लोडिंग में एक स्मॉल सप्लाई या स्मॉल वोल्टेज कनेक्ट किया जाता है इन सीरीज विद वेरिएबल रेसिस्टर, और हम ऐसा कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ताकि आपका रेटेड करंट फ्लो हो। तो अब देखो क्या फर्क आता है इससे चेंज क्या होगा? अगर दोनों में रेटेड करंट फ्लो हो रहा है तो चेंज क्या हो रहा है, चेंज देखते हैं अभी। तो एनर्जी कंज्यूम की अगर बात करनी हो, एनर्जी कंज्यूम्ड, तो आप देख सकते हो वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट, ठीक है, 10 वोल्ट, करंट 20 एम्पियर, ठीक है, 20 एम्पियर। कितने घंटों तक काम चल रहा है? 10 घंटों तक काम टेस्टिंग चल रहा है, ठीक है। ये भी 10 घंटे टेस्टिंग होगा, ये भी 10 घंटे टेस्टिंग होगा, राइट। अब डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। ये तो पहले से आवर्स में है इसलिए 3600 से डिवाइड नहीं कर रहा हूं, पर ये तो आपका वॉट में है, तो इसको डिवाइड करने के लिए किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड किया मैं, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो कितना आया आपका 2 किलोवाट आवर। 2 किलोवाट आवर मतलब कि क्या? 2 यूनिट एनर्जी, 2 यूनिट एनर्जी। जहां पे आपका फैंटम लोडिंग में 2 यूनिट एनर्जी बस यूज हो रहा है, और यहां पे कितना कंज्यूम हो रहा था नॉर्मल लोडिंग में? सिर्फ टेस्टिंग करना है आपको, इंस्ट्रूमेंट का टेस्टिंग करना था इंस्ट्रूमेंट का, तो आपको नॉर्मल लोडिंग में आपका 46 यूनिट कंज्यूम हो गया, और एनर्जी कंज्यूम इन फैंटम लोडिंग इज ओनली 2 यूनिट। तो इससे फर्क क्या पड़ा? इससे फर्क हुआ कि आपका पहली बात तो ये इंस्ट्रूमेंट में जो पावर लॉस हो रहा था वो रेड्यूस हो गया। पावर लॉस रेड्यूस होने से क्या हो गया कि फैंटम लोडिंग के कॉस्ट में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज आ गया। फैंटम लोडिंग कॉस्ट अगर मैं आप लिखता हूं तो कितना हो गया? 2 यूनिट इंटू 10 रुपीज 20 रुपीज, तो 20 रुपए में आपका टेस्टिंग हो गया एकदम। तो आप देखो कितना ज्यादा डिफरेंस है 460 रुपीज और 20 रुपीज का। तो यही आपका कॉन्सेप्ट है फैंटम लोडिंग का। फैंटम लोडिंग में आप क्या पॉइंट लिखोगे? फैंटम लोडिंग में आप लिख सकते हो चेंज इन, फैंटम लोडिंग में अगर यहां पे पॉइंट लिखना चाहूं मैं, change in arrangement of testing, चेंज इन अरेंजमेंट ऑफ टेस्टिंग, जो टेस्टिंग हो रहा था उसकी अरेंजमेंट को चेंज करके, किस लिए चेंज कर रहे हैं? इन ऑर्डर टू
unnecessary power loss and to reduce the cost of टेस्टिंग। ठीक है, तो फैंटम लोडिंग में मतलब क्या होता है कि हम अरेंजमेंट को चेंज करते हैं जिससे हमारा अननेसेसरी पावर लॉस रिड्यूस हो जाता है और कॉस्टिंग भी कम हो जाती है। और ये अरेंजमेंट होता क्या है? ये अरेंजमेंट है शंट कॉइल या प्रेशर कॉइल, शंट कॉइल या प्रेशर कॉइल इज energized by same voltage, normal supply voltage, but current coil is energized by a small voltage source with variable resistor so that rated करंट दोनों केसेस में फ्लो होना चाहिए, 20 एम्पियर इसमें भी 20 एम्पियर इसमें भी। रेटेड करंट फ्लोज इन सीसी करंट कॉइल। ठीक है, तो आपका ये था आपका फैंटम लोडिंग। पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको अच्छे से डिस्कस कर दिया है। तो आप क्या करो, अब मैं इस चीज को पूरा वाइप करता हूं, क्वेश्चन लिखता हूं, क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करेंगे एक क्वेश्चन को, और फिर न्यूमेरिकल्स को वाइंड अप करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है फैंटम लोडिंग के ऊपर बेस्ड, जो आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन एसएससी जेईई में आया हुआ है, राइट। एक क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं फैंटम लोडिंग का, एक क्वेश्चन और आया हुआ है फैंटम लोडिंग में जो आप खुद अपने क्वेश्चन बैंक से सर्च करके सॉल्व करेंगे, राइट। वो आपका होमवर्क होगा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझा दिया फैंटम लोडिंग का, और दोनों क्वेश्चंस आपके उसी कॉन्सेप्ट से बन जाएंगे जिसमें से एक क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूं। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन है, अ वॉट मीटर इज बीइंग टेस्टेड अंडर फैंटम लोडिंग। फैंटम लोडिंग का मतलब हमें पता है, इफ द वॉट मीटर रीडिंग इज 60 वॉट। अब वॉट मीटर का रीडिंग कितना था एक्चुअल में, नॉर्मल लोडिंग में 60 वॉट। द एक्चुअल पावर कंज्यूम्ड बाय द सप्लाई इज, अगर नॉर्मल लोडिंग में 60 वॉट हो रहा है तो फैंटम लोडिंग में तो बहुत ही कम आपका पावर कंज्यूम होने वाला है। तो ऑप्शंस देखिए, मच हायर देन 60 वॉट। तो अब बताओ कि फैंटम लोडिंग में क्या हायर देन 60 वॉट कंज्यूम होगा क्या? तो ये गलत हो गया, बिल्कुल गलत बात। इक्वल टू 60 वॉट, ये भी बिल्कुल गलत बात। फैंटम लोडिंग में तो बहुत कम होता है ना, तो मच लेस देन 60 वॉट, राइट। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हुआ? सी हुआ। अब ऑप्शन डी 30 वॉट है, जो आपका 60 वॉट से कम है, पर यहाँ पे 30 वॉट क्यों नहीं लिख रहे हैं हम? क्योंकि हमको क्या पता है कि एग्जैक्ट आपका वैल्यू 30 वॉट होगा? नहीं ना, उसमें तो हमको चेक करना पड़ेगा कि हो सकता है कि 10 आ जाए, हो सकता है 5 आ जाए, तो इसलिए हम 30 वॉट को भी टिक नहीं कर सकते। हम बस क्या कंफर्म कर सकते हैं कि फैंटम लोडिंग में आपका जो नॉर्मल लोडिंग हो रहा है 60 वॉट का, उससे तो भाई डेफिनेटली कम आने वाला है आपका फैंटम लोडिंग में पावर, राइट। तो पावर कंज्यूम इज लेस देन 60 वॉट, क्योंकि यहां पे आपका पावर कंज्यूम इसलिए कम हो रहा है क्योंकि हम जो एडिशनल पावर लॉसेस हो रहे थे नॉर्मल लोडिंग में, करंट कॉइल में या फिर आपके लोड में, वो हम एलिमिनेट कर देते हैं एक छोटा सोर्स वोल्टेज और वेरिएबल रेसिस्टर यूज करके, राइट। तो ये आपका फैंटम लोडिंग का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। तो यहां पे हमारा पूरा एनर्जी मीटर क्लियर हो चुका है। अब मैं कुछ और टॉपिक्स के ऊपर बात करता हूं, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. And if you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।